नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एसएसटी सीटेट पॉलिटिकाई लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 3 ऑलरेडी मैं अपलोड करा चुका हूं। आपको वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई सुधार करना हो या कुछ नई टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है आपका सीटेट का, उसमें जो पेपर सेकंड में आपके नंबर अच्छे आ जाएं और जो 60 मार्क्स का आपका एसएसटी आएगा 150 मार्क्स में से 60 में से 60 आपके नंबर आ जाएं, यही कोशिश रहेगी हमारी और यही कोशिश रहनी चाहिए आप लोगों की। चलिए शुरू करते हैं सीटेट एसएसटी पॉलिटी लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाए तो संविधान के किस भाग में मिलाए गए हैं? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करी गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संविधान के अंदर आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा हम बात करें मौलिक अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, तो मौलिक अधिकारों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट के नाम से भी जाना जाता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो हमारे संविधान का भाग 3 है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारा एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। इसमें ह्यूमन राइट्स यानी मानव के अधिकारों के बारे में चर्चा करी गई है। और जब जब किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में किसी भी मानव के अधिकारों में चर्चा करी जाती है तो उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। वैसे मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये इंग्लैंड से सबसे पहले निकल के आता है और इंग्लैंड के अंदर 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ पहली बार एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जारी करते हैं जिसमें मानव अधिकारों के बारे में बात करी जाती है। वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा के नाम से रिलीज किया जाता है। तब से मैग्ना कार्टा वर्ड जो है अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकारों जो आप किसी भी इंसान को मिलते हैं तो बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, जनहित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। वहीं मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को भी बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो है किस टाइप की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार जो है एक आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी एक राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है आपका वे कार्यपालिका की निरंकुशता यानी जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो इतनी निरंकुश ना हो जाए कि अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा लॉ बना दे जिससे मानव के अधिकार को छीना जा सके। तो ऐसा कोई भी लॉ नल एंड वॉइड माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा अगर वे लोग मौलिक अधिकारों को छीनते हैं। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 13। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है और वो कानून मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो ऐसा कानून उसी समय से समाप्त माना जाएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 में लिखी हुई है। क्लियर है? इसके बाद में मौलिक अधिकार करते क्या हैं? तो मौलिक अधिकार ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो भौतिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक हो। कि टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के जो प्रकार हैं वो कितने टाइप के हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं ओरिजिनली 7 टाइप के थे, पर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो ये 6 टाइप के रह गए हैं अभी आपके। तो ये 7 टाइप के कौन कौन से आपके राइट थे? तो राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक चर्चा करी गई है। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19-22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्टिकल 23 एंड 24 में इसकी चर्चा करी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक चर्चा करी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को लेकर आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में चर्चा करी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अब एक लीगल राइट बन चुका है और हमारे संविधान के जो आर्टिकल 300 जो ए है उसके अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। पहले ये आपका एक संवैधानिक अधिकार हुआ करता था। और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचार यानी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर छीना जाता है तो उसको बचाने का एकमात्र जो आर्टिकल है, तरीका है, वो है आर्टिकल 32। तो ये तो थे आपके टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने बात कर रहा था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कब और कैसे हटाया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में चेंज करते हुए आर्टिकल 300A में शामिल कर लिया गया और आर्टिकल 31 से रिमूव कर दिया गया। वहीं इसको पार्ट 12 यानी भाग 12 का हिस्सा बनाया गया। पहले भाग 3 में हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, अब प्रेजेंट टाइम में कितने में है, ये भाग 12 यानी पार्ट 12 का हिस्सा है, ठीक है। इसके बात करें फीचर्स ऑफ राइट्स, यानी जो संविधान के अंदर जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, इनके फीचर्स क्या हैं। तो पहला फीचर्स क्या है, सम राइट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, यानी कुछ राइट जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। कुछ राइट ऐसे हैं जो ऑल पर्सन यानी सभी को मिले हुए हैं, ठीक है। तो कौन से राइट हैं, तो जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, तो आप बताएंगे 15, ठीक है, 15, 16, 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी इंडियन को दिए जाते हैं और अदर जो आपका फॉरेन कंट्री का कोई भी मेंबर है उसको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दे आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये असीमित नहीं है, इन पे इनकी सीमा है, ये निश्चित है। जो टाइप ऑफ की मैंने बात करी है तो ये सिर्फ 6 हैं। इसके बाद में दीज आर नेगेटिव इन नेचर, ये अपनी प्रकृति में नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये सरकार को कानून बनाने से रोकते हैं, राज्य की जो अधिकार है उस पर सीमाएं लगाते हैं। नंबर 3 दे आर जस्टिकेबल इन देयर नेचर, यानी ये अपने स्वभाव में न्याय संगत हैं, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वह व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। पॉइंट नंबर 4 दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, फंडामेंटल राइट को गारंटी और सुरक्षा कौन देता है, तो ये देता है आपका सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। इसके बाद में दे आर नॉट परमानेंट, यानी ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब ये होता है कि ये कभी भी सस्पेंड नहीं करे जा सकते, पर मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के समय पर या जो आपका मार्शल लॉ लगता है, मिलिट्री शासन, उसमें सस्पेंड करे जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो दे आर नॉट परमानेंट एंड पार्लियामेंट कैन रिड्यूस एंड रिपील देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, यानी इनको सस्पेंड करा जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट इनको अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, संविधान संशोधन के थ्रू बदल सकती है, ऐड कर सकती है, खत्म कर सकती है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन के थ्रू होगा, एक कोई सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 दिस कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी मौलिक अधिकारों को कभी भी सस्पेंड करा जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, पर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दीज कैन नॉट बी पोस्टपोन ड्यूरिंग आर्म्स रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह के दौरान, जब सशस्त्र विद्रोह होता है, जब लोग हथियार लेकर रोड पे निकल जाते हैं, तो ऐसे रेवोल्यूशन को, विद्रोह को क्या बोलेंगे, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो आर्म्स रिबेलियन के अंदर, सशस्त्र विद्रोह के अंदर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, सम फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हैं, जो कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आपसे। आपके एग्जाम के अंदर, आप जब सीटेट का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपका जब सीटेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि एग्जामिनर आर्टिकल को लेकर या किसी भी लैंग्वेज को लेकर पूछ सकता है। तो आपके लिए एक एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी कानून शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनते हैं तो कानून शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा, ये इक्वल मिलेगी।
नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या बोलता है आपका? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी आपका जो अनटचेबिलिटी है इसको एंड कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है पूरे तरीके से। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? अबोलिश ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी जो आपकी उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियां राजा, महाराजा, युवराज, युवरानी, महारानी, नाम के आगे, नाम के पीछे नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कुछ आपके टेक्निकल टाइटल्स हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है। या आप अगर आर्मड फोर्सेस में जॉब करते हैं, आप रिटायर हो गए हैं, तो कर्नल, जनरल, जो आपके लेफ्टिनेंट है, फ्लाइंग ऑफिसर हैं, आप उसका टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके एकेडमिक और टेक्निकल टाइटल्स को परमिशन दी गई है, और जो आपके शाही, आपके एक तरीके से एक प्राइम जो टाइटल हुआ करते थे उसको अबोलिश कर दिया गया आर्टिकल 18 में। अब आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22, ठीक है, ये आपके आएंगे। तो इसमें आर्टिकल 19 में आपके कुछ सब आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 19 का ए क्या बोलता है? आर्टिकल 19 का ए बोलता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण देने की, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का बी क्या बोलता है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप कोई भी शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, पर बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, बिना किसी हथियारों के। आर्टिकल 19 का सी क्या बोलता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी संघ और यूनियन बनाने की छूट, संघ और यूनियन बनाने का अधिकार, ठीक है, किसी भी टाइप की यूनियन, किसी टाइप का संघ जो है या कोई पार्टी या ग्रुप बना सकते हैं। डी क्या बोलता है? 19 का डी, पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरित, यानी घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके बाद में ई क्या बोलता है आपका? ई बोलता है आपका राइट टू रिसाइड एंड सेटल फ्रीली इन इंडिया, यानी भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता भारत में आपको आर्टिकल 19 का ई देता है। एफ जो था ये राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हटा दिया गया है। एफ के बाद में आता है जी आपका। जी में इसके अंदर एफ लिखा हुआ है, तो आप इसको करेक्शन करके जी कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, यानी भारत में कोई भी व्यवसाय अपनाने, व्यवसाय करने, किसी व्यवसाय को, व्यापार को जारी रखने की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 19 का जी किसी भी भारतीय नागरिक को देता है। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है आपका प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संरक्षण। आर्टिकल 21 ए क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इसके बाद में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू मैरिज, ये सब आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता। इसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके आर्टिकल आ जाते हैं। जैसे आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबरर, यानी मानव के जो अवैध व्यापार होता है, मानव अंगों का व्यापार करने पर रोक लगाना, इसके अलावा जबरन श्रम पर रोक लगाना, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को से काम कराने पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, यानी आप अपनी स्वतंत्रता, किसी भी धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी पेशे को अपनाने की, अभ्यास करने की और उसके प्रचार प्रसार करने की। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 बोलता है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी अगर
कोई भी धार्मिक संस्थान है, अगर उसमें कोई भी चढ़ावे का पैसा आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है आपका फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने और अपना पार्टिसिपेशन करने की स्वतंत्रता, इसमें किसी भी धर्म, राज्य या किसी भी पर्सन के द्वारा आपको नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें दो आर्टिकल आपके काम करेंगे, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपके हितों का संरक्षण किया जाएगा, आपकी कुछ डिमांड्स हैं उसको माना जाएगा। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आप अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो आपके शिक्षण संस्थान है, इनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अधिकार दिया गया है। इसमें सरकार, राज्य जो है आपकी मदद करेगा। इसके बाद में आर्टिकल 31 जो कि हटा दिया गया है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद आर्टिकल 32 काम करता है जो कि आपका रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों में आपका आता है रिट जो है आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसमें सबसे पहले रिट है आपकी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है अगर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती गैर कानूनी रूप से नज़रबंद कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो उसके परिवारजन, उसके जो मित्रजन है या आस पड़ोस के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर ये रिट जारी करवा सकते हैं, जिससे उसकी राइट टू लाइफ यानी जीवन की स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मैंडामस यानी परमादेश। ये एक ऐसा आदेश होता है जो किसी भी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है सरकारी अधिकारों को, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल जो होते हैं, उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में असफल साबित हो रहा है तो परमादेश रिट जारी करके उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई जाती है। फिर आपका प्रोहिबिशन यानी एक ऐसी रिट जब कोई सुपीरियर जो आपकी कोर्ट है वो आपके लोअर कोर्ट को उसके क्षेत्र अधिकार में रहने के लिए जो आदेश देती है, वो आदेश आपका प्रोहिबिशन रिट है। फिर आपका सर्चोरेरी यानी उत्प्रेषण, जब किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट के लिए एक केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है वही होती है आपकी उत्प्रेषण लिस्ट। नेक्स्ट है आपका इसमें अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किस तरीके से काम करती है, ये क्वा वारंटो लिस्ट जो है ये आपका जो सार्वजनिक कार्यालय हैं और वहाँ पर गलत तरीके से कोई एक्टिविटी की जा रही है या गलत तरीके से किसी पोस्ट पर नियुक्ति हुई है तो सार्वजनिक कार्यालय में जो आपका ऑफिशियल है या जो ऑफिसर है उससे ये रिट जारी करके कोर्ट ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और किस अधिकार से आपको इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। तो ये था आपका क्वा वारंटो यानी आपका आर्टिकल 32 का 5वीं रिट। ठीक है, आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं तो आपका अपना कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया विभाग एजेंसियों का अगर मेंबर है तो उसका अपना कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, अगर भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू है तो सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि संसद को ये पावर है कि उस जो आपके मौलिक अधिकार है इनको कभी भी चेंज कर सकती है। ये अधिकार राज्य की विधानसभा को नहीं है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है। तो दोस्तों ये था आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपकी वीडियो। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल को। ठीक है, दीपक चौधरी के नाम से आप दीपक डालिए, DEEPAKCHOUDHARY चौधरी, दीपक चौधरी के नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाऊंगा। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं एक फ्री PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस में आपकी सहायता की जाएगी और प्लस आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट होगा तो आपको डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व करा दिया जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही वीडियो चेंज करना।